गंगा यमुना सरस्वती का संगम यहाँ पर है, लेकिन यही संगम, यही नदियां आज प्रदूषण का दंश झेल रही है, दर्द झेल रही है। और यही प्रदूषण कैसे आ रहा है? हम ही और आप जैसे लोगों से आ रहा है। लेकिन ये आस्था की डुबकी जो आप लगा रहे हैं, ये आगे ये आस्था की डुबकी उतनी पवित्र हो पाएगी जितनी पवित्र आपको आज दिखाई दे रही है। इसी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नदी संवाद के राष्ट्रीय संयोजक जीवंत झा जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि ये हमारा ही कर्तव्य है इन नदियों को पवित्र, साफ, स्वच्छ बनाकर रखना, प्रदूषण यहाँ पर ना करना। और क्या इनके पास उसके लिए खास उपाय हैं, खास चर्चाएं हैं? आगे इसको बढ़ाते हैं, बात इनसे करते हैं। सर नमस्कार, हमारे शो चैनल से बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, प्रयागराज में हम हैं, 2025 में जब महाकुंभ में शुरुआत होने ही वाली थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें यह बताया था कि कितने प्रतिशत जो गंद है, जितना भी डिस्पोजल है, वो हमारी नदियों में ही जाता है। चाहे मलमूत्र का त्याग होता है या जितने भी सीवरेज का पानी है वो नदियों में ही डाला जाता है। और उससे 46%, अगर पूरे भारत की बात करें तो 46% जो नदियां हैं वो अभी प्रदूषित हैं। देखिए, नदियां, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो कि कुंभ की नगरी में हम लोग हैं, गंगा मैया के गोद में हैं। नदियों को लेकर के हम लोग माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी देश के बड़े चिंतक और विचारक हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, संघ के रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के रहे हैं, पूरा दुनिया देश जानती है उनको। 2000 ईस्वी से अध्ययन प्रवास पे हैं और 2020 से हम उनके साथ गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी की यात्राएं किया है, अध्ययन प्रवास यात्रा। फिर नरौरा से कानपुर तक का पद यात्रा करके गंगा जी की स्थिति को देख करके एक रिपोर्ट तैयार किया है कि गंगा जी जो अपने मूल स्वरूप में आएंगे, उसका वर्तमान काल में दर्शन और विज्ञान क्या है। क्योंकि हम जो विकास की बातें करते हैं वो दर्शन और विज्ञान के अनुपस्थित में नहीं हो सकता। हम मंच से बोल दे कुछ, कहीं से बोल दे कुछ, उससे कुछ नहीं हो सकता। जैसे आज इतना बड़ा भव्य मेला लगा हुआ है कुंभ का, गंगा मैया को इस बड़े बड़े पंडाल से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने अपनी वैभवता के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया है। गंगा मैया को तो अपनी मूल अविरलता और निर्मलता चाहिए। उसमें आप गंगोत्री से गंगा सागर तक का जब पूरे पैच को देखेंगे तो जितने शहरी क्षेत्र आता है उस सारे शहर का मलमूत्र गंगा जी में आता है। ह्यूमन वेस्ट आता है अलग, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है अलग, और सीवरेज सब आ रहे हैं अलग। जिस माँ गंगा को हम मोक्षदायिनी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया फोसे पाया जाता, जो दुनिया की किसी नदी में नहीं पाया जाता है, हम इनके जल की क्वालिटी को तो देखें। हम बेकार की बातें करते हैं। हमारे साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट सब हैं, रुड़की के साइंटिस्ट सब हैं, और बहुत सारे अनुसंधान जिन्होंने जल के ऊपर में किया, उन सब के साथ मिलकर के हम लगातार नदियों के ऊपर संवाद कर रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार की बात सरकार से हो, लेकिन समाज की बात समाज से हो। समाज से सरकार बनता है, सरकार से समाज नहीं बन रहा। सरकार एक एजेंसी है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वो किसी दल के रूप में आता है, वो एक अलग बात है। और आज दलगत भारत की व्यवस्था बन गई है, ये भी बहुत गलत बात है। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और इसके अंदर में है टेक्नोक्रेसी। तो तकनीकी के दृष्टिकोण से हम मजबूत तब होंगे जब ब्यूरोक्रेसी ठीक होगा। अब जल शक्ति मंत्रालय बना हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य ही है जल पे काम करना, नदियों की अविरलता, निर्मलता, उनको संरक्षित करना। और जो हमारा 30,000 वाटर बॉडीज थे देश के अंदर में, 30 लाख कुएं, तालाब, झरने, उसमें 20 लाख भर गए, 10 लाख बचे हुए हैं। अगर हमारे शरीर जो 2.4% लैंडमार्क्स हैं मात्र, उनके शरीर के अंदर में अगर ग्राउंड लेवल वाटर ही नीचे चला जाएगा तो इसमें उपजेगा क्या? कल जाके दिक्कत आ जाएगी। नदियां एक रिचार्ज बॉडी है, जो 60% कम से कम पानी का फ्लो नदी में होना चाहिए। अब नरौरा से आप निकलिए गंगा जी में तो 15% का फ्लो है, कानपुर में आकर के वो भी खराब हो जाता है। तो फिर प्रयागराज में गंगा जी कहां से आ गई? ये तो सहायक नदियों का पानी है, या नहीं तो कुंभ में आप डैम से पानी छोड़ देते हैं। ये तो टेम्पररी ऑप्शन हुआ ना। क्योंकि डैम के पानी की बात अगर हो रही है और कुंभ में भी हम है, तो वो हम कहते हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन डुबकी तो वो फिर मोटर के पानी की या फिर नॉर्मल पानी की है। नहीं, आस्था हमारे अंदर का विषय है।
कबीरदास जी तो लिखे हैं, गंग जमुन के अंतरे सहज सुन्न का घाट, तहां कबीरा मठ कियो खोजत मुनिजन बाट। तो हमारे इंटरनल स्थिति भी तो है। हम पानी, अब जैसे फल्गु नदी है, बिहार सरकार ने उसके लिए अलग से एक वो बनाया है कि रबर का, जिसे पानी ले जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। हमारी शरीर 2.4% लैंड मार्क्स है, उसमें 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उस 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अपनी यूएसपी है। उस यूएसपी को शॉर्ट एनालिसिस बिना किए हुए डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जब आप उस यूएसपी पर आधारित डेवलपमेंट्स की बात करेंगे तो आपको वहां का भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भेषज सबको देखना पड़ेगा। वहां दिक्कत नहीं आएगी। भारत नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का देश है, यहाँ एलोपैथ चल रही है खूब, कहाँ से बीमारी ठीक होगी। कुंभ इसलिए लगता था कि हमारे ऋषि मुनि आएंगे। ऋषि मुनि ही हमारे आचार्य हैं। आचार्य का क्या मतलब होता है? आचार्य प्रोफेसर होते हैं सब्जेक्ट के। कोई फिजिक्स के बारे में जानते हैं, कोई केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कोई बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, कोई अर्थशास्त्र जानता है, कोई नागरिक शास्त्र जानता है। और हमारे अंदर में ब्रह्म की उत्पत्ति के कैसे जागृत हो, इसके लिए भी होता है। तो दोनों पक्ष है। इसके लिए विद्या दो प्रकार के होते हैं, परा और अपरा। परा विद्या से अदृश्य शक्ति को हम जान पाते हैं, और अपरा विद्या से हम जो दिखने वाला जितने विषय है उसको समझ पाते हैं। तो विज्ञान ही केवल नहीं है, हम शरीर ही तो नहीं है ना। हमारा शरीर अगर हार्डवेयर है तो इसमें सॉफ्टवेयर तो है। सॉफ्टवेयर में हम किस तरह का कंसेप्ट डाउनलोड करते हैं, जो फिलॉसफी हमारा होगा उसी पे तो हम फिजिकल करने जाएंगे। तो विचार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत भारतीय संस्कृति में था, वो ज्ञान से ध्यान और ध्यान से विज्ञान का था। अब हम ध्यान से ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करते, हम तो स्कूल कॉलेज से पढ़ के आ जाते हैं, वो चेतन मन पे बैठ जाता है। अब चेतन तक ड्रिलिंग ही नहीं होता, तो हम एक्ट करते हैं। अगर पॉलिटिकल पर्सन एक्ट करना शुरू कर दे फिल्म स्टार के तरह, तो फिर वो सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा? तो ऐसा हर जगह चल रहा है। हर चीज में गिरावट आई है, उसको उठाने का ये समय है। इसीलिए हम लोग कुंभ में 20 जनवरी को गंगा पंडाल में नदी संवाद को रखे हैं। यही मैं आपसे जानना भी चाहती थी, क्योंकि हमारे साथ आपके कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर अरुण जी भी हैं। जानना फिर यही चाहेंगे। तमाम बातें तो हमने कर ली कि भाई किस तरह से हम करें, लेकिन कैसे करना है, क्या क्या दिक्कतें हैं वो आपने बताया। करना कैसे है, इस पर विचार जरूर होना जरूरी है। हम लोगों ने जो रूट तैयार किया है, सबसे पहले तो या तो सरकार करे, केवल तो सरकार तो के पास तो मंत्रालय ही है। अब सरकार और समाज मिल करके एक बॉडी बनाए, एक अलग एसआईटी बनाए, और जो शोध के लोग हैं, जो हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया है कि अगर सीवरेज गिर रही है तो फिलहाल कोई तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो हमें एसटीपी से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एसटीपी प्रॉपर ऑपरेट हो, ये नहीं कि रात में तो हमने एसटीपी को ऐसे ही गंदा नालिया छोड़ दिया और दिन में ऑपरेट करें कि इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगा तो पकड़े जाएंगे। ये जो हमारे अंदर का कैरेक्टर में जो पॉल्यूशन है उसको भी साफ करना पड़ेगा। हम अंदर का पॉल्यूशन साफ करेंगे तो बाहर का भी पॉल्यूशन साफ करने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंदर की शुद्धिकरण, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर की शुद्धिकरण। उसमें पहले ज्ञान और प्रेम की अंदर की व्यवस्था ठीक करना, और बाहर गंगा जी और जमुना जी की अविरलता और निर्मलता कायम करना, ये कुंभ का प्राइम सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े बाबाओं का शिविर सब बेकार है। गंगा मैया को कोई लेना देना नहीं है इससे। तो अरुण जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगे कि नदी संवाद की बात हो रही है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन पहला कदम जो आपको लगता है हमें इसी से शुरुआत करनी चाहिए, वो कदम क्या होना चाहिए? देखिए, ये नदी संवाद आज से नहीं हो रहा है और कल नहीं होने वाला है। गोविंदाचार्य जी का जो राजनीतिक संत हैं और देश के बहुत बड़े विचारक हैं, वो पिछले 2000 से जब वो राजनीति से संन्यास लेकर अवकाश पे आए थे, अध्ययन अवकाश पे आए थे, तो वो उन्होंने देखा कि और समझा कि देश की नदियों के ऊपर सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट जल के ऊपर है। इससे भी आगे चलते हैं तो जब भारत यात्रा पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब आए थे पद यात्रा करके, तो उनसे जब आपकी तरह पत्रकारों ने पूछा कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है। और आज के समय में ठीक आज 40-45 साल बाद वो समस्या सामने आ रही है। जैसे कि आज
हम 21वीं सदी के प्रथम चरण में हैं, 25 जो युवा चरण में हैं, और अभी हम लोग अगर इसके प्रति सजग नहीं हुए, आंदोलित नहीं हुए, समाज लोग आंदोलित नहीं हुआ, सरकारें सचेती नहीं, तो स्थिति और भी नाजुक होती चली जाएगी। इसलिए गोविंद जी का विचारों का, गोविंद जी के मार्गदर्शन में, गोविंद जी के प्रेरणा से नदी संवाद किया जा रहा है, जिसे धर्म सत्ता के लोग समाज सत्ता के को जागरूक करते हुए और राज्य सत्ता को ऊपर दबाव बनाए कि आप एसआईटी बनाइए, देश की नदियों को निर्मल रखिए। क्योंकि गंगा नदी, आज से 40 साल पहले एक फिल्म आई थी, गंगा तेरा पानी अमृत, और इसके बाद फिल्म आई जो उस समय गंगा का पानी अमृत के समान था, लोग उसका कसम खाते थे। और इसके बाद फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली, तो उस समय गंगा मैली हो चुकी थी। अब ये हो गया है कि राम तेरी गंगा दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है, और गंगा के किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, सभी शहर आर्सेनिक से पीड़ित हो गए हैं, जहां कैंसर और बाकी बीमारियों का धातक है। क्योंकि गंगा निर्मल नहीं है, और गंगा निर्मल इसलिए नहीं है कि हम और आप, समाज और इंडस्ट्रीज अपना वेस्टेज यूज पानी, अच्छे पानी को यूज करके और वेस्टेज पानी को डाल देते हैं। तो इसके ऊपर समाज को भी ध्यान देना है, और धर्म सत्ता के लोग जो आए हुए हैं, देखिए गंगा जी के आज इतना बढ़िया व्यवस्था माननीय योगी जी ने किया है, सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, अच्छे अच्छे पंडाल आए हुए हैं, लेकिन इससे गंगा जी की निर्मलता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जागरूक करना है। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आश्रित करिए, क्योंकि नदियां अगर नहीं है तो जीवन हमारा नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, धर्म सत्ता के लोग बार बार कहते हैं, एक बात करते हैं कि राम राज की कल्पना किया जाए, राम राज आए, राम राज आए। आप ये बताइए, अगर नदी ही नहीं स्वच्छ रहेंगी, ब्रह्म द्रव्य की नदी गंगा अगर प्रदूषित है, तो राम राज का कल्पना ही झूठा है जी। तो इसी कारण से गोविंद जी के मार्गदर्शन में नदी संवाद किया जा रहा है, उनका शोध है, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे संस्थाओं के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो उस दिन उस रिपोर्ट को रखी जाएगी, और सरकार के एक हमारे बड़े भाई साहब जीवकांत जी ने बताया ही है आपको कि उसको रिपोर्ट को लेकर हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास चलेंगे, एक टीम गठित की जाएगी, जिसको आधार पर कार्यान्वयन किया जाएगा। क्योंकि जल, जीवन और जंगल ये जन से जुड़ा है। अब बात फिर आगे यहीं बढ़ जाती है कि आप लोग कह रहे हैं हम संवाद करेंगे। संवाद हमेशा होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। दिल्ली की नदी को अगर आप देख लें, यमुना जी को देख लें, आप उज्जैन की नदी में देख लें, कर्नाटक चले जाएं, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, नदियों का हाल ऐसा ही है। लेकिन क्या इसका सिर्फ कर्तव्य, इसको साफ रखने का कर्तव्य सिर्फ यहाँ पर जनता, सरकार का है? जनता का कोई कर्तव्य नहीं है। अगर यहाँ पर कुंभ लगा है, धर्म से जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन वहीं पर अगर लोग आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, हम देख भी रहे हैं मलमूत्र का त्याग हो, या फिर कुछ फूल उनके पास होते हैं, या कपड़े भी कहीं ऐसे देखें यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोशल मुद्दा भी तो है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए गोविंद जी कहते हैं कि समाज आगे, सत्ता पीछे, तो होगा स्वस्थ विकास। लेकिन समाज में 140 करोड़ अगर भारत की आबादी है, तो उसमें 80 करोड़ को तो आप पोषा आहार पर जिंदा रखे हैं, जैसा सरकार का रिपोर्ट है। इसका मतलब 80 करोड़ आदमी तो कमाने लायक भी नहीं है आपके देश में। तो जो कमाने लायक नहीं है, पोषा आहार आप दे रहे हैं तो जी रहा है, उससे आप अपेक्षा रख रहे हैं अच्छे संस्कार का। हमारा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसके लिए कुंभ होता है कि हमारे देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम में कौन सा ऐसा कंसेप्ट डाउनलोड हो रहा है जिसके वजह से हमारे बच्चे रोबोटिक टाइप होते जा रहे हैं। अगर एजुकेशनल सिस्टम की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आ रखे हैं, उनकी भी तो सेम चीज देखने को मिल रही है। वो भी तो पानी में वही चीज कर रहे हैं। अगर वो लोग फूल प्रवाह कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं, तो वो जनता भी कर रहे हैं, वो श्रद्धालु भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये होता क्या, डेमोक्रेसी है ये भारत। डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों की प्रणाली है, ये मूर्खों की प्रणाली नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये लॉ से ऑपरेट होता है। पहले सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान के अनुच्छेद से ऑपरेट होता था। अन्यथा तो कितने लोग हैं भारत के जो अपना राइट भी समझते हैं? तो जो डेमोक्रेसी में अपना राइट नहीं समझ रहे हैं, वो फाइट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी कि जब देश आजाद हो तो पहले 25 वर्ष डिफेंस मोड में रख करके हम अपने सिटीजन को उनका राइट क्या है और नेशन का जो डेवलपमेंट्स होगा उसके लिए शॉर्ट एनालिसिस कर लें। हमने 3 ही साल में गणतंत्र लागू कर दिया। तो जब आप किसी चीज को विदाउट प्लानिंग डेवलप करना शुरू करेंगे, तो उसका आउटपुट तो ऐसे ही आएगा। भारत को शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत है।
सभी सेक्टर में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर तक में। इसके लिए हम लोग भी सरकार से बात कर रहे हैं। सूर्य भगवान उगे हुए हैं, गंगा मैया की गोद में है, प्रयागराज कुंभ में है। क्या पता जब जागो तभी सवेरा, इसी साल से भारत पुनरुत्थान के तरफ चल पड़े। स्वर्णिम काल चल रहा है, भगवान राम का मंदिर विराजमान हुआ है इतने समय के बाद। रामराज का क्या मतलब? हनुमान चाहिए रामराज को लाने के लिए। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो विद्यावान तो हो, गुणी हो, चतुरता हो, राम राज को लाने के लिए आतुर हो। राम चरित्र हैं, राम मर्यादा है, राम केवल नाम नहीं है। उस कैरेक्टर में जाने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, और वो समझ तब जगेगी जब हमारा वो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुष्ठान के तरफ बढ़ेगा। भारत का रीढ़ आध्यात्म है और पश्चात का रीढ़ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स है। हमारा रीढ़ कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो तथाकथित बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में आ गए हैं, तो उसमें कह नहीं सकते। तो रावण ही साधु का भेष धर करके माता सीता का हरण किया। माता सीता शक्ति ही तो है, शक्ति को हरण करना है तो साधु बन जाइए। कोई मोनी बाबा बन जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वहां भी भीड़ लगी रहती है। कोई चुटिया वाला बाबा बन जाता है, लोग उसी के पास चला जाता है। भैया स्पिरिचुअल साइंस है ये, जीव जगत जगदीश स्वरूप है, उसके अंतर संबंध के विज्ञान को जानना, स्पिरिचुअल डोमेन को जानना है। ये साधना से होगा, अंतःकरण में उतरने से होगा। आस्था के दृष्टिकोण में तो ठीक है, लेकिन ज्ञान और विवेक का क्या हुआ? अभी हम कुंभ में 3 STP लग रहा है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। जितने मलमूत्र होंगे उसकी प्यूरिफिकेशन हमारी सहायक कंपनियां कर रही है इस कुंभ का। अभी ऐसी बात हो ही रही है, क्योंकि अभी देखिए कैसे साइंटिफिक मुद्दा आ चुका है। तो सामाजिक बैकग्राउंड अगर आपका है और आपके ये संस्था से जुड़े हुए कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं, तो जब जब पानी यहाँ पर जाता है तो वो खेतों में भी जाता है, आपके घरों में भी जाता है, तो ये किस तरह से आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है? सिर्फ आस्था की डुबकी जरूरी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। जी देखिए, जैसे हमारे शरीर में नसें हैं जो खून का प्रभाव मांस में, गुद्दा में, ऑर्गन्स में भेजती है, उसी तरह से नदियां जो हैं धरती का नसें समझ जाइए कि नसों की तरह उसके सारी जगहों पे भेजती है, और वही नदी ये करके ग्राउंड वाटर की तरफ ही जाता है। ठीक ना? तो नदी का पानी जब प्रवाह में दूषित हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी दूषित हो जाएगा। तो जो ग्राउंड वाटर दूषित हो जाएगा तो पेड़ पौधे जो अपना खनिज लेते हैं तो उसी धरती से लेते हैं, या हम भी पानी पीते हैं तो उसी धरती से पीते हैं, ग्राउंड वाटर से ही लेते हैं, या नदी का पानी या जल का पानी से लेते हैं। उस स्थिति में वो नुकसान करता है। तो पेड़ पौधे भी दूषित हो गए, फल जो पेड़ पौधों का फल आएगा वो भी दूषित हो जाएगा। यही एक मूल्य ये है कि नदियों को स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है। जितने भी वेस्टेज आ रहे हैं उसको इसमें डालने के पहले उसको ट्रीट किया जाए, और ईमानदारी पूर्वक ट्रीट किया जाए, तभी जाकर हम नदियों को संरक्षित कर सकते हैं। अब नदियों के संरक्षण की बात हो ही रही है, तो ऐसा एक रिसर्च भी इसमें है कि दिल्ली का पानी हो, कर्नाटक का हो, कहीं का भी पारे की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई जा रही है। जाहिर सी बात है। देखिए क्या है कि हम लोग केन गोविंदाचार्य जी के आह्वान पे पिछले साल 4 जून को 2023 को हम लोगों ने ह्यूमन चैन नदी, जमुना नदी के ऊपर ह्यूमन चैन का बनाया था, जो वजीराबाद से 23 किलोमीटर और कालिंदी कुंज तक का पैच था। 1 लाख लोगों का ह्यूमन चैन हम लोगों ने बनाया था। उस समय जब उसके पहले हम लोग तैयारी करने के लिए जाते थे, शोध करने के लिए जाते थे, तो नदी की स्थिति यह होती थी कि वहां पे बदबू आता था, बहुत ही बदबू आता। आप 1 मिनट वहां रुकना पसंद नहीं करती। परंतु जिस दिन हम लोग समाज के 1 लाख लोग इकट्ठा हुए चैन नदी, यमुना नदी को इसको स्वच्छ रखने के लिए, दबाव डालने के लिए, उस समय नदी में प्रवाह डाल दिया गया। तो देखिए सरकारें भी जनता को बेवकूफ बनाती हैं, तो अब बेवकूफ बनाने की बात नहीं होगी। आप बेवकूफ मत बनाइए, अन्यथा आपका जल अगर प्रदूषित हो गया तो चरित्र भी प्रदूषित हो जाएगा। तो अगर आपको चरित्र और आपको स्वच्छ रहना है, राष्ट्र को बचाना है, तो गंगा नदियों को, देश की सारी नदियों को अविरल बनाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा और निर्मल बनाना पड़ेगा। और नदी के अंदर जो उसकी ये है कि उसमें 60% पानी अगर अविरल रहना है तो रहना है, इतना करना पड़ेगा आपको। और नहीं अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो
ठीक है, अगर आप शॉर्ट में अगर मैं समझ पाऊं तो वो ये है कि भाई हम नदियों के ऊपर संवाद कर रहे हैं, एसआईटी का गठन करेंगे, हम जाकर दिल्ली में सरकारों से बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो उनका एक मंत्रालय काम कर रहा है नदियों के संरक्षण पर, उनको साफ सफाई करने पर, तो क्या आपका ये संवाद, आपका ये कार्यक्रम उतने अच्छे से पटल पर रखा जा सकेगा, उतने अच्छे से उस पर काम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे भी बात किए हैं और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली के चुनाव में जमुना का मुद्दा लेकर के उतरा है। अगर आप एसआईटी का गठन करते तो उसमें एक रहता ना कि भाई हमारा इसका बजट भी ये होना चाहिए, साफ सफाई का ये काम होना चाहिए। नहीं, जब एसआईटी का किसी भी कार्य का जब टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड बनता है तो टेक्निकल बीड के हिसाब से फाइनेंशियल बीड बनता है और उसको ऑपरेट करने के लिए एक व्यवस्था तैयार होती है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें आपकी जो फिलॉसफी है वो मंत्र होता है और उसको तंत्र के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी तंत्र है और उससे यंत्र ठीक होता है, यानी व्यवस्थाएं ठीक होगी, ये व्यवस्था है। कुंभ में हम लोग अभी सबसे मिले हैं, कुंभ में सबसे बड़े संत सब आए हुए हैं, जैसे रमन रेती के परम पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज आए हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र दास जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, सब उनके पास में रहते हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी आए हैं, हम उनको पत्र दे करके आए हैं। स्वामी कैलासानंद जी को पत्र दे करके आए हैं, अखंडानंद जी को पत्र दे करके आए हैं, अच्युत्यानंद जी को पत्र दे करके आए हैं। बहुत सारे संतों, ये सब तो ये अगर इकट्ठा हो जाएं एक बार तो सरकार तो तुरंत कहेगी बताइए, और विज्ञान ले लें वैज्ञानिकों को, क्योंकि जो काम वैज्ञानिक का है वो वैज्ञानिक, अगर कोई नक्शा बना करके आपका मकान बना के दे देता है ग्राउंड को देख करके, तो वो अपना काम कर दिया। उसके बाद तो सिविल इंजीनियर आएगा ना, तो सोशल इंजीनियरिंग डिस्टर्ब हो गई है, उसको ठीक करना है। स्पिरिचुअल जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो गया है। यहाँ भी देखिए तो हर बाबा ही संस्कृति में जी रहा है, तो भी संस्कृति का क्या होगा, सब नर करहि परस्पर प्रीति का क्या होगा। भारत का या किसी देश का जो इकोसिस्टम ठीक होता है वो जल जंगल जमीन जानवर के साथ जन का संबंध अगर प्रॉपर होगा तो वहाँ का इकोसिस्टम बचेगा। हम तो सबको खाने पे लगे हुए हैं, जिसको मर्जी उसको खा जाओ भैया, असंतुलित हो रही है व्यवस्था। आपके लिए फूड चेन अलग है, दूसरे के लिए फूड चेन अलग है, गंगा जी की जलीय जीव अलग है, जमुना जी की जलीय जीव अलग है, सबका अपना अपना इकोसिस्टम है, किसी को किसी में नहीं मिला सकते, ऐसे दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए भारत के 2.4% लैंडमार्क को समझना होगा। भारत के लिए 32% वनाच्छादन होना चाहिए टेम्परेचर लेवल और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो आपके 12 से 14% पर आ गया है। पहाड़ें ढह रही है, नदियां सूख रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तालाब कुएं झरने भर दिए जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल खड़ा होता जा रहा है। जिस दिन स्टैटिक एनर्जी और डायनामिक एनर्जी का बैलेंस थोड़ा और बिगड़ा, भूकंप आएगा, धरा का धरा रह जाएगा। दिल्ली में जमुना जी आरावली इकोलॉजी मेंटेन करते हैं, दोनों की हालत खराब हो गई है। हम एक किस दुनिया में जीने के लिए आ गए हैं? अरे भैया 20 साल बाद आपके बच्चे को न पानी मिलेगा न हवा मिलेगा, तड़प के मर जाएगा। आप इकोसिस्टम को समझिए, जो जीव जगत और जगदीश के स्वरूप है उसके अंतर संबंध के विज्ञान को समझिए। इसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा कैसे काम करता है, जिसको स्टैटिक एनर्जी और डायनामिक एनर्जी हम बोलते हैं, उसका संतुलन बिगड़ गया है। और हम कथा कहने पे लगे हुए हैं, राधे राधे करो चले आएंगे मुरारी। कहीं नहीं आएंगे मुरारी। कौन कह रहा है राधे राधे करेंगे और मुरारी आ जाएगा? राधा का मीनिंग तो समझ लो पहले। और कृष्ण योगेश्वर थे। उस समय का पॉलिटिकल साइंस को देखे यहाँ के धर्म सत्ता और राजनीति सत्ता के लोग। वही गंगा पुत्र भीष्म जब कौरव के साथ था, वही सूर्य का पुत्र कर्ण जब कौरव के साथ चला गया था, तो क्या दशा हुआ उस समय का, देखने की बात है। राम निकले थे तो यहाँ से मिथिला से तक पहुंचे थे, बहुत सारे उस समय के हिस्ट्री सीटर का काम तमाम किए थे। और उस समय का पॉलिटिकल साइंस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट सब आ चुका था, चित्रकूट तक, खरदूषण सब, ये सब क्या था, आतंकवादी सब ही तो था। वहां से मारते हुए लंका तक पहुंचे, प्यूरिफिकेशन हुआ उस सिस्टम का, क्योंकि वो कर सकते थे। अभी का कौन है प्रतिनिधि? हम आप सब जो जिंदा लोग हैं यही तो हैं। अभी रामकृष्ण नहीं आएंगे काम करने के लिए, अभी हमें और आपको काम करना पड़ेगा। तो राम के नाम पर खाली दुकान मत चलाइए, राम राज लाने का जो विज्ञान है उस पर भी संवाद कर लीजिए।
पानी ठीक नहीं हो रहा है, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लैट्रिन पैखाना पेशाब का जो सीवरेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको तो प्रबंधित करने में समाज और सरकार फेल हो रही है। राम राज आ जाएगा और विश्व गुरु बन जाएंगे। ये सब बातें केवल कहना आसान है, इसका करने के लिए जो दर्शन और विज्ञान चाहिए, वहां पे समाज और सरकार को थोड़ा और गंभीर होने की जरूरत है। हम लोग रिसर्च करके, हम कुंभ में ही है, सरकार या समाज के जो लोग चाहें हम लोगों से बात करें, लेकिन केवल बात नहीं, संवाद हो, सहमति बने और सहकार के तरफ चलिए। उसके लिए साहस करिए, प्रयोग करिए, पहल करिए, प्रयोग करिए, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो हम तो दिल्ली में सैकड़ों कॉन्फ्रेंस हैं, दिन रात केवल ठगी चल रही है। आज ये संस्था जमुना के नाम पे लूट रही है, कोई गंगा के नाम पर लूट रही है, कोई पर्यावरण के नाम पर, कोई चरित्र निर्माण के नाम पर। लूट के अलावा कुछ मुझे तो नहीं दिखा। भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पढ़ा विद्या पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ताकि उसका धर्मबोध और शौर्यबोध जग सके। भारत के लोगों का धर्मबोध और शौर्यबोध कमजोर हो गया है, जिसके वजह है उसका दिनचर्या और आहारचर्या। दिनचर्या, आहारचर्या और ऋतुचर्या खराब होगा तो संस्कार कहाँ से रह पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जीवन जी। बात फिर यहीं पर आ जाती है कि अगर आप पीने का पानी भी चाहते हैं तो वो भी साफ होना चाहिए। अगर देश की राजधानी में आप चले जाते हैं तो वहां पर पीने का पानी तक साफ नहीं है। जो नदियां हैं वो इतनी दूषित हो चुकी हैं कि अगर त्योहार मनाने के लिए वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ नाले का पानी मिलता है। अगर आप कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और सच में चाहते हैं कि ये पवित्र संगम पर आप एक पवित्र डुबकी लगा पाए, तो उसको जीवित रखना, उस पानी का संरक्षण करना, उस जल को जीवंत रखना, आपको ही उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो नदियों के लिए संवाद करना पड़ेगा और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस जरूर जुड़े कार्यक्रम के साथ। और जीवंत जी और हम इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तमाम मुद्दों को उठा रही सरकार के पास जा रही है। देखना होगा कि ये कितनी सफल होगी और कितनी जल्दी इस पर काम होगा, क्योंकि 46% से भी ज्यादा नदियां खत्म हो चुकी हैं, दूषित हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं अहाना पुंज, प्रयागराज।